Good morning dear students. Welcome back to the next session of the lesson Resource and Development. Today we are going to learn about land resources. What are land resources? Why land resources are important? Next we will learn about land pattern and land pattern use in India. Next we will understand about what are the factors that are responsible for land degradation and how can we conserve the land. As you know, in the previous chapter we have learned about the resources, type of resources and classification of resources, resource planning and conservation of resources. So dear student, let's start. As you know, land resources are the most important resources in human life. आप सभी को पता है कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हम सबसे ज़्यादा कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लैंड रिसोर्सेज का। लैंड रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, प्रमोट करता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, हमारे सेटलमेंट्स है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, वो हम कहाँ पे सेटअप करते हैं, लैंड के ऊपर सेटअप करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो हम कहाँ कर रहे हैं, लैंड पे कर रहे हैं। ओके, तो लैंड जो है वो हम मोस्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपने लैंड रिसोर्सेज का। फर्दर अगर हम देखें तो हम हमारे जो रिलीफ फीचर्स है उसको फर्दर 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। जैसे कि आप सबको पता है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि माउंटेन्स जो है वो हमारा 30% एरिया है इंडिया में माउंटेन्स जो है कवर करता है। मतलब इंडिया में माउंटेन्स जो है वो 30% एरिया में है। अभी माउंटेन्स, व्हाई आर माउंटेन्स इम्पॉर्टेंट? माउंटेन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि माउंटेन्स जो है वो क्या है, माउंटेन्स आर द रिच सोर्स ऑफ वाटर हाउस। मतलब ये एक वाटर हाउस है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्वच्छ जल मिलता है, क्योंकि माउंटेन्स से बहुत सारी नदियों का क्या होता है, उद्भव होता है, ओरिजिन होता है। जैसे कि हमारे हिमालयन रेंज है, द ग्रेट हिमालयाज है, तो यहाँ पे हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वाटर सिस्टम है। जैसे इंडस रिवर वाटर सिस्टम है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, तो इनका जो ये ड्रेनेज सिस्टम है ये यहाँ से ही निकलता है। तो माउंटेन्स आर रिच सोर्स ऑफ वाटर, इट इज़ अ वाटर हाउस। यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन भी मिलती है एंड वाइल्ड लाइफ को भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। माउंटेन्स जो है वो आपको पता ही है कि हमें जो नॉर्थ साइड से जो आने वाली सर्दियों में जितनी भी मतलब कोल्ड वाइंड जो आती है, विंड आती है, उससे भी हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्लेट्यू रीजन। मतलब इंडिया में जो प्लेट्यू रीजन है वो 27% एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लेट्यूज इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज प्लेट्यूज जो है इनसे हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अभी हमने किया है कि मिनरल्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो प्लेट्यूज भी क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो रिलीफ फीचर्स है वो है प्लेन्स। इंडिया में जो प्लेन एरिया है वो लगभग कितना है, 43% एरिया है। प्लेन एरिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मोस्टली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वो हम कहाँ पे करते हैं, प्लेन एरिया पे करते हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करना या ट्रांसपोर्टेशन है तो या सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, तो प्लेन एरिया जो है वो भी हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा प्लेन एरिया में आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आ जाता है, और हमारे कोस्टल प्लेन्स भी आ जाते हैं, मैदानी भाग जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारे जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी भाग है, वो किसके कारण बने हैं, रिवर्स के कारण बने हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे लैंड पैटर्न, कि हमारी इंडिया का जो लैंड पैटर्न है या फिर हमारे जो लैंड पैटर्न है उसमें हमने भूमि को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मतलब उसमें हम भूमि के या लैंड को कौन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फॉरेस्ट। अभी फॉरेस्ट मतलब
वन्य जीवन बोल दो, या फॉरेस्ट मतलब वेजिटेशन है, ये नेचुरल वेजिटेशन है। ओके, जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में, अगर हम देखें तो हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके हिसाब से हमारी कंट्री के पास 33% एरिया के ऊपर क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। बट इतना नहीं है, ये फार देन लोअर है उस कैटेगरी से। फॉरेस्ट के बाद मतलब जिस एरिया पे नेचुरल वेजिटेशन है वो एरिया किसके अंतर्गत आ जाता है, फॉरेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी भूमि जिसके ऊपर हम क्या नहीं कर रहे, कृषि नहीं कर रहे, मतलब जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जिस भूमि मतलब वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है मतलब वो उस पे हम खेती नहीं कर सकते, तो ऐसी भूमि जो है जिसके ऊपर हम खेती भी नहीं कर सकते तो वो किस कैटेगरी में आ जाती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अभी इसमें फर्दर कौन कौन सी टाइप पे आ जाती है, एक तो है बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब जो पूरी तरह से क्या है, बंजर है, बैरन है या वेस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कृषि नहीं कर सकते, तो ऐसी भूमि को हम क्या किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है लैंड ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब ऐसी भूमि जो क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, मतलब जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, जैसे कि रोड है या जहाँ पे भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, क्या हम उसके ऊपर खेती कर सकते हैं, रोड्स बना रखे, नेशनल हाईवेज बना रखे, क्या हम उसके ऊपर कृषि कर लेते हैं, नो ना। तो इस टाइप की जो लैंड है वो किसके अंतर्गत आ जाती है, लैंड ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के अंतर्गत आती है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब यहाँ पे ये भी तो अनकल्टिवेटेड है बट ये अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, मतलब इस पे हम चाहकर भी कृषि नहीं कर सकते। ये इसमें आ जाती है दूसरी तरह की अनकल्टिवेटेड लैंड। अभी दूसरे तरह की अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या आ जाते हैं, परमानेंट पेस्चर्स। परमानेंट पेस्चर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी भूमि जो चारागाह के लिए परमानेंट छोड़ी हुई है, स्थायी है, या फिर अदर ग्रेजिंग लैंड्स है, मतलब जहाँ पे हम पशुओं के लिए क्या है, चारागाह के लिए जो भूमि छोड़ देते हैं, ग्रेजिंग लैंड से मेडोज है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड आ जाता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, मतलब ऐसी भूमि, ठीक है, यहाँ पे अभी ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स जो है ये नेक्स्ट ऑन एरिया में नहीं आता, मतलब यहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं, मतलब एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे हम ट्रीज क्रॉप्स जो है वो लगाते हैं। ट्रीज क्रॉप ग्रुप्स लगाते हैं बट वो हमारे नेट्स ऑन एरिया के अंतर्गत नहीं आते और न ही वो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब पेड़ पौधों की ऐसी भूमि जो क्या है, मिसलेनियस यूज के लिए है। अब मिसलेनियस का मतलब होता है अलग अलग तरह के यूज के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब एक ऐसी भूमि जिसको हम 5 साल से ज्यादा के लिए क्या कर देते हैं, परती छोड़ देते हैं, मतलब हमें 5 साल से भी ज्यादा साल हो गए कि हमने उस पे खेती नहीं की है, तो ये हमारा हो गया कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अभी इसके बाद हमारा फोर्थ तरह का जो कैटेगरी है वो है फैलो लैंड्स की, मतलब परती भूमि की। इसमें हमारे पास आ जाती है करंट फैलो लैंड। अभी करंट फैलो लैंड में क्या होता है कि हम यहाँ पे कृषि जो है वो 1 साल या 1 साल के कम समय के लिए करते हैं, सॉरी 1 साल या 1 साल के कम समय के लिए हम इसे परती छोड़ देते हैं, मतलब इस पे कृषि नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं, जब उनकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि एक क्रॉपिंग सीजन के लिए उस अपनी जो कृषि जो क्षेत्र है या अपनी जो भूमि है उसको क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसको कल्टीवेट नहीं करते। कई बार एक क्रॉपिंग सीजन या 2 क्रॉपिंग सीजन के लिए ये ऐसा करते हैं। मतलब
1 और लेस देन 1 ईयर के लिए जब भूमि को हम खाली छोड़ते हैं तो वो हमारी आ जाती है करंट फैलो लैंड के लिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या किया जाए, गेन किया जाए। फिर इसके बाद आती है अदर देन करंट फैलो, मतलब 1 साल या 1 साल से कम के अलावा अगर हम 1 से 5 साल तक के पीरियड के दौरान अगर हम हमारी भूमि को परती छोड़ देते हैं तो वो हमारी आ जाती है अदर देन करंट फैलो लैंड के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया के अंतर्गत क्या आता है कि हम इंडिया में कितने क्षेत्र के ऊपर, मतलब कितनी हेक्टेयर जो है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आ जाता है नेट सॉन एरिया, मतलब इससे हम क्या करते हैं, पूरे साल के लिए मतलब लगातार हम इस एरिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, कृषि करते आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया या नेट सॉन एरिया जिसे कहा जाता है। मतलब ऐसी भूमि जिसके ऊपर हम लगातार, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, कंटिन्यूस उसके ऊपर क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे नेट सॉन एरिया। और इसी नेट सॉन एरिया को हम ग्रॉस क्रॉप्स एरिया भी कहते हैं या नेट सॉन एरिया भी इसे कहा जाता है। तो ये था हमारा लैंड पैटर्न और उसकी कैटेगरी। अभी फर्दर हम देखते हैं कि लैंड पैटर्न जो है उसका यूज क्या है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अभी आपको पता ही है कि लैंड जो है उसका यूज जो है हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। अभी फिजिकल फैक्टर में क्या आ जाती है, हमारी रिलीफ आ जाती है, ट्रोपोग्राफी आ जाती है। ट्रोपोग्राफी में हमने किया था कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है। अगर माउंटेन्स के ऊपर क्या होते हैं, डीप स्लोप्स होते हैं, तो वहाँ पे मतलब लैंड को कल्टीवेट करना क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्लेट्यू एरिया में भी कई बार क्या होता है, कृषि करना बहुत टफ होता है, बट प्लेन्स एरिया में एग्रीकल्चर करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें क्या है कि लैंड को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर में हमारी आ जाती है ट्रोपोग्राफी, फिर इसमें हमारा आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह है या सॉइल टाइप है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। ह्यूमन फैक्टर में आ जाती है हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी, कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन भी आ जाती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है कि कौन से एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि हम पहले ही करके आ चुके हैं कि जो माउंटेन्स एरिया है वो थिनली पॉपुलेटेड होता है और प्लेन्स एरिया है वो थिकली पॉपुलेटेड होता है। प्लेन्स एरिया थिकली पॉपुलेटेड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सकता है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अवेलेबल होती है। फर्दर इसमें हम करते हैं कि अगर हम अपने इंडिया का अगर एरिया देखें तो हमारा जो एरिया ऑफ इंडिया है वो कितना है, जियोग्राफिकल हमारा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है, इंडिया का एरिया है। इस एरिया के अंतर्गत हम जो है लैंड यूज करते हैं ओनली 93%, मतलब हमारे पास इतना एरिया है उसका ओनली हम 93% जो है वो हमारा क्या है, लैंड यूज है। वो कैसे है, क्योंकि हमारा बहुत सारा कुछ एरियाज है वो माउंटेनियस रीजन है, कुछ हमारा POK में आ जाता है, पाक ऑक्यूपाइड एरिया है, ठीक है। तो उस एरिया को हम क्या नहीं कर सकते, उस पर खेती नहीं करते, उसको हम यूज नहीं करते। फिर हमारा आ जाता है परमानेंट पेस्चर्स हैज आल्सो डिक्रीज्ड। परमानेंट जो पेस्चर हमने यहाँ पे किया था कि अनकल्टिवेटेड लैंड है, परमानेंट पेस्चर है, अभी कुछ सालों से क्या होता जा रहा है, हमारे जो परमानेंट पेस्चर्स है वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्यों डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत कारण है, जैसे कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड डिमांड भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, उनको सेटलमेंट्स भी चाहिए, उनको रिसोर्सेज भी चाहिए, तो उनको सेटल करने के लिए उन सारी चीज़ों को मतलब उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो रहे हैं, परमानेंट पेस्चर्स कम होते जा रहे हैं। फिर है फैलो लैंड आर ऑफ पुअर क्वालिटी। हमारे इंडिया में जो भी फैलो लैंड है, मतलब
जो परती भूमि है उसकी क्वालिटी क्या है, या तो वो बहुत ही पुअर है, और इतनी पुअर क्वालिटी के ऊपर अगर हम उसको कल्टीवेट भी कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है, लागत होती है प्रोडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण मतलब क्या हो रहा है, लॉस ही होता है। तो इसीलिए हमारी जो फैलो लैंड है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो नेट सोन एरिया है वो वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इंडिया में क्या है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है, मतलब जिस एरिया पे हम लगातार कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको हम बो रहे हैं, तो वो भी एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट पर क्या है, अलग अलग है। जैसे कि आपको पता ही है हरियाणा और पंजाब है, ओके, हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा और पंजाब में 80% जो एरिया है वो हरियाणा और पंजाब की जितनी भी लैंड है, जितनी भी भूमि है, उसका 80% एरिया पे क्या करते हैं, हम कृषि करते हैं। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, इन सभी को मिलाकर भी हम कितना कर रहे हैं, ओनली 10% क्या कर रहे हैं, उस पर कृषि कर रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नेट सोन एरिया है वो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के लिए क्या है, वराइज है, अलग अलग है। पंजाब हरियाणा में हम 80% लैंड का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, नेट सोन एरिया के लिए, बट कुछ स्टेट्स है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह इस टाइप के माउंटेनियस स्टेट्स है, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे ओनली हम 10% एरिया पे क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉरेस्ट एरिया इज फार लोअर देन 33%। जैसे कि हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 की, उसमें डिसाइड किया गया था कि 33% एरिया पे क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए, बट हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इससे कम है। अभी फॉरेस्ट एरिया क्यों होना चाहिए, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया क्या करता है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। फॉरेस्ट जो है वो फर्दर्स बहुत सारे लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाता है। तो ये फॉरेस्ट एरिया है, ये भी हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। फिर है वेस्ट लैंड, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वेस्ट लैंड के ऊपर क्या किया जाता है, खेत, मतलब रोड्स वगैरह, मतलब वो वेस्ट है, वहाँ पे हम कल्टीवेट तो उसको कर नहीं पाते, तो वो अदर चीज़ों के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये तो था हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसके बाद आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन। अभी डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण हमारी जो लैंड है उसकी क्वालिटी क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। हमारी लैंड जो है मतलब दिन प्रतिदिन डेली क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। अभी इंडिया में 130 मिलियन हेक्टर्स जो लैंड है वो क्या हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। डिग्रेड होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, या ओवर इरिगेशन है, तो या और भी जैसे कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है या वेस्ट है जो हम लैंड के ऊपर डालते हैं, तो उसके कारण भी हमारी लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। मतलब लैंड का जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। जैसे कि आपको पता ही है माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग एक्टिविटीज जैसे कि स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रही है, हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है। अभी माइनिंग के अलावा आ गया डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जैसे कि आपको पता ही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस एरिया में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होती है, जिसके कारण हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। सॉइल लूज होने के कारण वो इरोइड हो जाती है, और जिसके कारण हमारी लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। जैसे कि हमने किया था हरियाणा और पंजाब में 80% जो एरिया है उस पर क्या की जाती है,
एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं। पंजाब हरियाणा में क्या किया जा रहा है, ओवर इरिगेशन किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। ओवर इरिगेशन के कारण क्या हो जाता है, जो वाटर लॉस हो जाता है, उसके कारण सॉइल की जो सैलिनिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सॉइल की जब सैलिनिटी बढ़ जाती है तो उससे हमारी लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ टाइप की मिनरल्स एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि लाइक ग्रीनिंग ऑफ लाइमस्टोन। जैसे कि हम लाइमस्टोन को जब ग्रीन करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट होती है और ये डस्ट क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जिनके कारण, और फिर अगर नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या आ जाती है या इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या आ जाती है। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स होते हैं उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी लैंड को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो ये सारे रीजन हैं जिसके कारण इंडिया में क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अभी इस लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसको हमें क्या करना है, सुधारना है। उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना है, लैंड को कंजर्व करना है, लैंड कंजर्वेशन करना है। अभी कंजर्वेशन ऑफ लैंड हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, मतलब हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जितने भी ग्रेजिंग लैंड है उसको अच्छे तरीके से हमें क्या करना चाहिए, मैनेज करके रखना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स लगाने चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स लगाने से क्या हो जाता है, जो सैंड ड्यून्स वगैरह है उनको भी रोका जा सकता है। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री के बाहर जब हम पेड़ पौधों को एक ही बाउंड्री, जैसे ये बाउंड्री और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रीज प्लांट्स कर दी, तो हम इसे क्या कहेंगे, शेल्टर बेल्ट्स कहेंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, मतलब हमारे वेस्ट जो लैंड है उसको हमें अच्छे तरीके से उसका क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये जो टॉपिक है आज का कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।